वो तो अलग फिनोमेना है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, वो डिफ्रैक्शन नहीं है, वो अलग फिनोमेना है जो प्रिज्म से होके जाती है। क्या बोलते हैं उसको वैसे, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर? पता नहीं सर। पता नहीं, किसी की याद है? किसी की याद है? क्या बोलते हैं उसको? चलो ठीक है। डिफ्रैक्शन का मतलब, अच्छा ठीक है, जैसे जो साउंड होता है बेसिकली, है ना, जैसे आप एक कमरे पे बैठे हो, वहां पे कुछ बातचीत कर रहे हो, तो दूसरे कमरे में भी आपकी आवाज जाती है, जाती है कि नहीं जाती? जाती सर। तो ये कैसे जाती है, ये कैसे पहुंच जाती है आपके, आप जिस कमरे में बैठे हो मीडियम से। दूसरे कमरे पे आवाज पहुंच रही है आपकी, है ना? तो ये क्यों पहुंच जा रही है आवाज आपकी? तो उसका रीजन है ये डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ वेव। एक प्रकार से डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ वेव थ्रू कॉर्नर्स। कॉर्नर्स से वेव का जो बैंड होना है उसी को क्या बोलते हैं, हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और सर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को क्या बोलेंगे सर, उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? हाँ, उसको बोलते हैं, एक मिनट, थोड़ा जबान में आने दे अभी, है ना, थोड़ा जबान में आने दे, बताता हूँ मैं, अभी चलने दे इसको। ओके, सो बेंडिंग ऑफ वेव थ्रू द कॉर्नर्स, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई हमने ऑब्स्टेकल लगा दिया ये, और यहां से कोई वेव आ रही है, तो वेव को कैसा जाना चाहिए था, यहां से सीधा सीधा, लेकिन बेटा ये वेव सीधी नहीं जाती, यहां से थोड़ी सी बैंड हो जाती है ना। जैसे मान लो यहाँ से लाइट अगर आ रही है, तो ये लाइट, जैसे लाइट अगर है तो ये जो लाइट है ना, यहाँ से कॉर्नर से भी बैंड होके, ये मान लो स्क्रीन है, जाना चाहिए था सीधा सीधा, लेकिन ये जो लाइट है ये कैसी होती है, यहाँ पर से बैंड भी हो जाती है। तो इसके कारण ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये भी कैसा होता है, इल्यूमिनेट हो जाता है। जबकि ये जो रीजन है कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली डार्क होना चाहिए, लेकिन लाइट यहां पर भी पहुंच रही है, ऐसी जगह पर भी पहुंच रही है जहां पर ज्योमेट्रिकल शैडो रहनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल शैडो होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकली लाइट सीधी आनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी पहुंचती है। खासकर जैसे आप देखो, लाइट को दरवाजे से बैंड होकर थोड़ी सी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाती। साउंड ज्यादा बैंड हो जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई, साउंड ज्यादा बैंड हो जाता है? तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर का, ये कौन सा पोर्शन, दिस इज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन पे भी लाइट पहुंच रही है। ये जो फिनोमेना है ना, ये डिफ्रैक्शन है। दूसरा, साउंड के साथ में अगर हम बात करें, जैसे ये कुछ कमरे मैंने यहाँ पे बना दिया है, और यहाँ पे मान लो दरवाजा लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लो दो फ्रेंड बातें कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है ना, ये आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इनकी जो आवाज है वो इनके तक भी पहुंच जाएगी, इनका जो साउंड है पहुंचेगा कि नहीं इसके तक, है ना? पहुंचेगा सर। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि साउंड वेव में ज्यादा डिफ्रैक्शन होता है, साउंड वेव में ज्यादा डिफ्रैक्शन हो जाता है। क्यों ज्यादा डिफ्रैक्शन होता है? क्योंकि साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, लाइट की वेवलेंथ कम होती है। तो लाइट को मुड़ने के लिए उतने शार्प कॉर्नर चाहिए, उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल के शार्प कॉर्नर चाहिए। अगर उतने कंपेरेबल के नहीं है तो उतनी ज्यादा बैंड नहीं होती लाइट। नहीं तो अगर ऐसी होने लगती ना, तो हम एक कमरे में लाइट लगा देते, दूसरे कमरे में पूरी लाइट पहुंच जाती, पर ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सा बैंड होके जाती दरवाजे से,
या फिर जो कॉर्नर होते हैं वहां से, बट पूरा नहीं इल्यूमिनेट होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज है वो नीचे के कमरे में भी जा रही है, इधर पे पूरे घर में पहुंच जा रही है। क्यों? क्योंकि जो साउंड होता है, साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और तो ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण साउंड क्या होता है, आसानी से मुड़ जाता है। लेकिन लाइट की वेवलेंथ उतनी ज्यादा नहीं होती, तो लाइट उतनी आसानी से बैंड नहीं होता, या उतना ज्यादा बैंड नहीं होता। ज्यादा वेवलेंथ होती, ज्यादा बैंड हो जाता है। अगर यहाँ पे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ लेते हैं हम, जैसे ये साउंड वेव है, तो साउंड वेव आसानी से क्या होता है, ज्यादा बैंड होता है, तो यहाँ पर भी साउंड पहुंच जाता है। ये लाइट है, समझ गए कि नहीं? लाइट में कम बैंडिंग होती क्योंकि वेवलेंथ कम होती लाइट की। समझ गया बेटा? यस सर। तो ये जो फिनोमेना होती ना, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? डिफ्रैक्शन। तो ये तो मोटे मोटे तौर पे डेफिनेशन है। बेसिकली यहाँ पर भी सुपरपोजिशन होता है। तो मैथमेटिकली या टेक्निकली देखें हम, तो इंटरफियरेंस में और डिफ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकली। हाँ, आप ऐसा बोल दो कि जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ वेव का सुपरपोजिशन है, दैट इज कॉल्ड इंटरफियरेंस, और जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स का सुपरपोजिशन है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है? जहां पे इनफाइनाइट नंबर का सुपरपोजिशन है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? डिफ्रैक्शन। और जहां पे फाइनाइट नंबर का सुपरपोजिशन है, वो हो जाता है इंटरफियरेंस। हाँ, फाइनाइट नंबर ऑफ वेव सुपरपोजिशन। हाँ, सुपरपोजिशन हो रहा वेव का, सुपरपोजिशन फाइनाइट नंबर ऑफ वेव, इंटरफियरेंस बन गया। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स आ गई, तो क्या बन गया? ये डिफ्रैक्शन हो गया। तो टेक्निकली दोनों चीज सेम भी, सुपरपोजिशन से ये रिजल्टेंट आता है, सुपरपोजिशन से ये फिनोमेना हो रही है। दो वेव या दो से ज्यादा वेव का सुपरपोजिशन ही यहाँ पे हो रहा है। तो जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ वेव मिलती वहां पे हम लोग बोल देते कि यार ये इंटरफियरेंस है, और जहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव मिलने लगी उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। तो टेक्निकली यही डिफरेंस है दोनों पे, इंटरफियरेंस में और डिफ्रैक्शन पे। अब हमें दो टाइप के डिफ्रैक्शन बेसिकली, एक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। लाइट की हम लोग बात करें, साउंड के बारे में हम लोग नहीं करें यहाँ पे। हमें यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली किसके बारे में पढ़ना? लाइट के डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है? बट कोई भी वेव हो, कोई भी वेव हो, ध्यान रखना, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे लाइट वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, सभी वेव इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करती है। इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन सभी वेव शो करेंगे, सभी वेव शो करती बेटा। और कभी सीडी को आप लोगों ने मोड़ टिल्ट करके देखा? सीडी को, सीडी को टिल्ट करके देखा है? हाँ, यस सर। सीडी आजकल वैसे अब तो आउटडेटेड हो गई है सीडी, है ना? मेरे पास इधर पे भी नहीं दिख रही, सीडी पड़ी होगी तो देखता हूँ। ठीक है, सीडी को ऐसा थोड़ा आड़ा तिरछा करके देखना, उसमें कलरफुल पैटर्न दिखते हैं आपको, दिखते हैं कि नहीं? यस सर। दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। या रुमाल के कपड़े को सुबह या शाम ऐसा सूरज की तरफ देखना, या लाइट को लेके देखना, तो आपको एक अलग टाइप का फ्रिंज पैटर्न मिलेंगे, वहां पे कलरफुल पैटर्न मिलते हैं। समझ गए ना? यस सर। कलरफुल पैटर्न मिलते हैं। तो सीडी को ऐसा अब तो आप हो सकता है दिख जाए आपको, बट क्योंकि आउटडेटेड चीज है, तो अगर दिख गई तो देखना, ऐसा टिल्ट करके उसमें कलरफुल पैटर्न मिलते हैं, दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, है ना? या फिर सुबह सुबह पहाड़ को देखना, जब सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो उसकी बाउंड्री पे कुछ कलर बन जाते हैं ना, अजीब टाइप के, कुछ ऐसी बाउंड्री बन जाती है उसकी लाइट की, दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ठीक है? या फिर रुमाल को ऐसे लाइट की तरफ देखना, थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना, बहुत पतले कपड़े वाली रुमाल को, तो उसमें भी कलर आते हैं, मतलब अलग कलर में टूट जाती लाइट वहां पर भी, तो दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। क्लियर हो गया? तो ये सब फिनोमेना किसके कारण है? डिफ्रैक्शन के कारण। और इंटरफियरेंस की अगर मैं बात करूं, जैसे बारिश के दिनों में सड़क पे मान लो ऑयल गिर जाए, तो उसमें देखना कलरफुल फिल्म बनती है उस ऑयल पे, है ना?
या फिर सोप बबल। तो सोप बबल होते हैं, तो नहाते टाइम ध्यान देना, जैसे यार सोप बबल्स जब बनती हैं, खासकर सनलाइट पे अगर देखोगे सोप बबल, या फिर वॉशिंग पाउडर को घोल लेना बकेट में और फिर उसकी बबल को देखोगे तो उसमें कलरफुल फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ये जो कलरफुल फ्रिंजेस बनती है, दैट इज डिफ्रैक्शन। टू इंटरफियरेंस, वो इंटरफियरेंस के, ठीक है, वो किसके कारण बन रही है, वो इंटरफियरेंस के कारण बनते हैं। समझ गए? यस सर। तो ये कुछ फिजिकल फिनोमेना है जो हमको ऑब्जर्व होती हैं। समझ गया बेटा? यस सर। यस सर। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। ले लिया सर। पेज नंबर 2। तो डिफ्रैक्शन बेसिकली हम लोग लाइट के लिए देख रहे हैं, और ये दो क्लास है यहाँ पे डिफ्रैक्शन। एक है फ्रेस्नेल, इसको फ्रेनेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और एक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो दो टाइप का डिफ्रैक्शन है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। हमको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। बट डिफरेंस समझ लो दोनों में, डिफरेंस समझ लो। ये एक बहुत नैरो स्लिट है यहाँ पे, ये बहुत नैरो स्लिट, एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज अ नैरो स्लिट। और लाइट कैसी आ रही है यहाँ पर, लाइट के जो वेव फ्रंट आ रहा है वो कैसे वेव फ्रंट आ रहे हैं यहाँ पे, लाइट के जो वेव फ्रंट आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, दीज आर प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट मतलब सोर्स कहां पे रखा हुआ है, प्लेन वेव फ्रंट मतलब सोर्स कहां पे रखा हुआ है, यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स रखा हुआ है। तो सोर्स से स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये इट इज नॉट द फाइनाइट, ये कैसा डिस्टेंस होता है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स और स्लिट के सॉरी, सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस है, एज वेल एज जो स्क्रीन होता है, ये स्क्रीन है यहाँ पे, ये डिस्टेंस भी कैसा होता है, इन फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। ये इनफाइनाइट नहीं, ये फाइनाइट रहता है, ये मतलब किस टाइप के वेव फ्रंट आते हैं यहाँ पे फ्रेनेल में। या एक काम करता हूँ मैं, इसको बदल देता हूँ, यहाँ पे कौन सा ले लूं मैं, फ्रेनहोफर, और दूसरा कौन सा कर दूं मैं, ये फ्रेनेल। तो ये कैसा होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स एंड स्लिट होती हैं, और जो वेव फ्रंट यहाँ पे आके टकराते हैं स्लिट से, वो कौन से होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस भी कैसा होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। जबकि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्लिट के बीच में डिस्टेंस फाइनाइट होता है, ये डिस्टेंस फाइनाइट रहता है, ये वाला डिस्टेंस भी फाइनाइट रहता है। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे रहेंगे, वेव फ्रंट कैसे रहते हैं यहाँ पे, आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन से वेव फ्रंट होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट होते हैं। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में जो वेव फ्रंट रहते हैं वो कौन से वाले रहते हैं, ये स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। यहाँ पे जो वेव फ्रंट आगे जाते हैं वो कौन से वाले रहते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट रहते हैं। समझ गए ना? तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, किसमें, फ्रेनहोफर में और फ्रेनेल में। समझ गए कि नहीं? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का भी। ले लिया सर।
तो दो टाइप का डिफ्रैक्शन फ्रेनहोफर, अपने सिलेबस में सिर्फ कौन सा वाला पढ़ना है, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको सिर्फ फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 3, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। देखो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में ये मान लो एक स्लिट हमने लिए, स्लिट की विड्थ है a, और यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है, कौन से वेव फ्रंट आ रहा है लाइट के यहाँ पे, प्लेन वेव, प्लेन वेव फ्रंट आते हैं, ठीक है। सोर्स कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखा हुआ है, तभी प्लेन वेव फ्रंट आएंगे। लेकिन इनफाइनाइट सेपरेशन पे सोर्स नहीं रखते तो वो जुगाड़ लगा देते हैं। जुगाड़ लगाने का मतलब वहां पे क्या लगा देते हैं हम लोग, लेंस लगा देते हैं, जिससे, और लेंस की फोकस पे सोर्स रख देते हैं, जिसके कारण जो वेव फ्रंट हमको मिलने लगते हैं वो कैसे मिलने लगते हैं, प्लेन वाले मिलने लगते हैं। तो ये कितने डिस्टेंस पे रख देते हैं, फोकल लेंथ पे। तो जब लाइट यहां से जाएगी उसके बाद लेंस से पास होने के बाद कैसी हो जाती, पैरेलल हो जाती। तो ये जुगाड़ यहाँ पे फिट कर दिया जाता है कि एक लेंस रख दो, उसकी फोकस पे सोर्स है, तो लेंस से जब लाइट बाहर निकलेगी पैरेलल हो जाएगी, मतलब कैसे वेव फ्रंट मिलेंगे, यहाँ पे पैरेलल वेव फ्रंट मिलेंगे। और फिर यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये ठीक है, दिस इज द स्क्रीन सेंटर, ये स्क्रीन सेंटर है बेटा, ठीक है, ये स्क्रीन सेंटर है। तो ये जैसे कोई पॉइंट पी ले रहे हैं हम लोग, तो दोनों एंड से जो लाइट यहाँ पे पहुंचती है, यहाँ पे इनफाइनाइट वेव निकलती है, यहाँ पे इनफाइनाइट वेव, जो हाइजेंस प्रिंसिपल है ना ऑफ सेकेंडरी वेवलेट का। तो यहाँ पर के बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे, और हर एक पॉइंट किसका काम करेगा, एक वेव फ्रंट क्रिएट करता है। तो मान लो इस पी पॉइंट, हाँ सेकेंडरी वेव का काम करता है। तो ये y एंड डिस्टेंस हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, दिस इज द पाथ डिफरेंस, एंड इट इज नियरली इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है ये, नियरली इक्वल्स टू a sin थीटा। ये पाथ डिफरेंस है बेटा a sin थीटा के बराबर, ये डिस्टेंस होता है d के बराबर, यहाँ पे समझ गया ना। तो ये पाथ डिफरेंस है a sin थीटा, और ये पोजीशन हो गई यहाँ पे बाय एन। एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं, वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि स्क्रीन पे जो फ्रिंज हमको मिलती हैं, स्क्रीन पे जो फ्रिंज हमको मिलती ना, तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड रहता है जिसकी विड्थ बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद ये फर्स्ट डार्क बैंड मिलता है, और फिर फर्स्ट ब्राइट बैंड, और फिर सेकंड डार्क बैंड, दोनों तरफ। और डार्क बैंड की विड्थ बढ़ते जाती है और ब्राइट बैंड की विड्थ कम होते जाती है। सो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, और ये सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ से यहाँ तक रहता पूरा। ये कौन सा, यहाँ पे फर्स्ट डार्क बैंड, ये है फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये कौन सा है, सेकंड डार्क बैंड, एंड फिर सेकंड ब्राइट बैंड। ये अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट डार्क बैंड, ये फर्स्ट ब्राइट बैंड, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये सेकंड डार्क बैंड। तो इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में क्या आ रहा है फर्क, इंटरफेरेंस में सभी बैंड की विड्थ कैसी दिखती है, एक जैसी, जो विड्थ होती ब्राइट बैंड और डार्क बैंड की विड्थ इक्वल रहती, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, और उसकी विड्थ भी बहुत ज्यादा रहती है। जो स्लिट विड्थ होती है उससे ज्यादा चौड़ा यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड बनता है। सर इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिफरेंस तो इनफाइनाइट रहता, तो फिर पैटर्न कैसे बनेगा सर? बनेगा ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर देते हैं ना बेटा, लेंस लगा देते हैं, एक लेंस यहाँ पे फिट कर देते हैं, ठीक है, ये लेंस ले लेते हैं यहाँ पे, समझ गए ना। और ये लेंस ऐसा लेते हैं कि इसकी फोकस पे ये जो डिस्टेंस होता है ये फोकस पे ले लेते, लगभग लगभग ऐसा समझ ले,
समझ गए? यस सर। इसलिए ऐसा होता है। तो एक लेंस लगा देते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया अभी? यस सर। तो दोनों तरफ लेंस ले लेते हैं, इससे हमारा जो कंडीशन है वो ऑब्टेन हो जाती है। कंडीशन ऐसे कि भाई यहाँ से ये फोकस पे है, यहाँ से तो प्लेन आ रहे थे, अब लेंस से पास होने के बाद होने दो में क्या फर्क पड़ता है। तो लेंस जस्ट स्लिट के बिल्कुल पास में यहाँ पे चिपका के लगा देते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी तो फिर वो फोकस पे आती है। ठीक है, स्लिट के बाद में। क्लियर हो गया अभी? तो डिस्टेंस इनफाइनाइट कैसे बनेगा सर? डिस्टेंस इनफाइनाइट कैसे बनेगा? यहां से जब लाइट निकली तो पैरेलल निकली ना, उसके बाद आपको उसको कंसंट्रेट करना तो वो अलग बात है। यहां से जब लाइट निकली तो वो पैरेलल निकली। पैरेलल अगर निकली इसका मतलब यहाँ पे जो स्क्रीन है हम मान ले रहे कि कितने डिस्टेंस पे हो, इनफाइनाइट सेपरेशन पे। ठीक है, हमने अजम्पशन किया, हमने मैनिपुलेट किया, उसके हिसाब से आया। हाँ हमने मैनिपुलेट किया, क्योंकि अगर मैनिपुलेट नहीं करोगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, तो फिर तो पैटर्न कैसे दिखेगा फिर? ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कैसे करोगे कंडीशन को? समझ गए ना? तो यस सर। एक्चुअल में इसका कैलकुलेशन सिंपल है, इसलिए सिर्फ इसकी स्टडी। फ्रेनेल डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना, तो इसलिए उसकी स्टडी नहीं है। और इंटरफेरेंस में तो भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर भी लिए थे मैथमेटिकल, यहाँ तो पूरा एज्यूम्शन है, पूरा की पूरा एज्यूम्शन पे बेस्ड है ये, है ना। तो फ्रिंज विड्थ की अगर बात करें तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, CBB मतलब ये सेंट्रल ब्राइट बैंड। और सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ कैसी होती है? सबसे ज्यादा। सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ सबसे ज्यादा, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर पहला डार्क बैंड बहुत छोटा सा रहेगा, फिर फर्स्ट ब्राइट बैंड थोड़ा ज्यादा चौड़ा लेकिन इंटेंसिटी कम। इससे इसकी इंटेंसिटी कम होगी ब्राइट बैंड की। इंटरफियरेंस में सभी ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी एक जैसी, सभी डार्क बैंड की इंटेंसिटी एक जैसी। समझ गए? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। है ना। फिर यहाँ पे जब सेकंड डार्क बैंड आएगा तो उसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी और ये ज्यादा डार्क होगा, और ऐसा बढ़ते बढ़ते फिर कंप्लीट डार्कनेस बनती है आगे चल के। मतलब सर लेंथ भी बढ़ती जाएंगी डार्क बैंड की, और उसकी जो डार्कनेस है वो भी बढ़ती वो जाएंगी। भी बढ़ते जाएगी, हाँ। और जो ब्राइट बैंड है उसकी विड्थ भी कम होते जाएगी और ब्राइटनेस भी कम होते जाएगी उसकी। ठीक है, यस सर। समझ गए अभी कि नहीं? यस सर, समझ गया सर। पक्का? यस सर, 100%। तो ये एक्चुअल में इसमें जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना वो अलग कहानी न्यूमेरिकल्स की, वो यहाँ से नहीं बनती है। तो थ्योरी है, थोड़ा सा समझाना जरूरी रहता है थ्योरी में, तो फिर दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखना यहाँ पे, ये दिख रहा है, यस सर, दिख रहा सर। ये ऐसे वाले। ये फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में ये इस तरह से बनते हैं। जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है देख, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर इंटेंसिटी क्या होने लगती है, ब्राइट बैंड की कम होने लगती है, और डार्क बैंड की इंटेंसिटी और विड्थ बढ़ने लगती है स्क्रीन पे। ठीक है, ये इस तरह से भी आप देख सकते हो। सर ग्राफ के हिसाब से सर उसकी लेंथ तो बढ़ रही पर उसकी इंटेंसिटी तो डिक्रीज हो रही सर। हाँ ना बेटा, ये देख यहाँ पे इस तरह से ये सेंट्रल सर डार्क बैंड की। क्या क्या, ये देखिए न्यूटन रिंग है, ये प्रॉपर, ये सर्कुलर डिस्क, अगर सर्कुलर स्लिट लेते तो इस तरह के पैटर्न मिलते हैं। तो देख सेंट्रल वाला जो बैंड है वो बिल्कुल ब्राइटेस्ट है, फिर पहला डार्क बैंड, उसके बाद सेकंड वाला फर्स्ट ब्राइट बैंड, फिर सेकंड डार्क बैंड की विड्थ थोड़ी और ज्यादा हो गई, फिर सेकंड ब्राइट बैंड की विड्थ कम हुई और उसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई, फिर उसके बाद देख डार्क बैंड की विड्थ और बढ़ते गई, है ना, दिख रहा है? डार्क बैंड की डार्कनेस बढ़ रही मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो रही डार्क बैंड की। नहीं, अपन अब डार्कनेस की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करा के बोल सकते हैं ऐसा, है ना। डार्कनेस की इंटेंसिटी बढ़ रही।
हाँ, डार्कनेस की इंटेंसिटी बढ़ रही है, डार्कनेस बढ़ रही है और उसकी विड्थ भी बढ़ रही है। और जो ब्राइट बैंड है उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है और विड्थ भी कम हो रही है। सेंट्रल ब्राइट बैंड सबसे ज्यादा इंटेंस है और उसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। यस सर। ये सर्कुलर अपार्चर लेते तब ऐसा होता है। सर्कुलर अपार्चर मतलब जो स्लिट हम लोग लेते हैं वो सर्कुलर अगर हो तो इस तरह के फ्रिंज पैटर्न मिलते हैं। और स्लिट अगर लीनियर हो, लीनियर मतलब समझ गए? लीनियर मतलब सीधी। ये वाले, ये लीनियर मतलब सीधी वाली, सीधी सीधी मतलब जैसे ब्लेड, ब्लेड को काट दें अपन या फिर कागज को ब्लेड से काट दें, थोड़ा सा एक कट मार दें, है ना, तो वो लीनियर है। ये वाले लीनियर के कारण है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। मतलब एक सिंगल लीनियर नहीं है, अगर सिंगल लीनियर रहती तो एक ही तरफ बस मिलते यहाँ पे। ठीक है। यस सर। ओके, ये समझ गए कि नहीं? यस सर। तो अब हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका लेते हैं। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मतलब जो पोजीशन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। Now this is page number 4. देख P पॉइंट पर ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन है बेटा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो इसको थीटा मान सकते हैं। सो नाउ एट P, ब्राइट बैंड के लिए क्या कंडीशन है? तो ब्राइट बैंड के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पर? ए साइन थीटा ये लगभग लगभग कितना होना चाहिए? ऑड नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। या ए साइन थीटा लगभग लगभग ऑड नंबर मतलब 2n+1 इनटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, ये कहां पर के लिए? ब्राइट बैंड के लिए। जो इंटरफेरेंस में डार्क बैंड के लिए हो रहा था, यहाँ पे ये ब्राइट बैंड के लिए एंगुलर पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a बन जाएगा। एंड इसको आप लगभग लगभग थीटा भी मान सकते हो। एंड एट P पॉइंट पे डार्क बैंड के लिए जो कंडीशन आती है a साइन थीटा ये लगभग लगभग इवन नंबर इनटू लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ठीक है। या फिर a साइन थीटा इज n लैम्डा। ठीक है। n की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 एक्सेट्रा ऐसी चलेगी यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? तो फिर साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a या नियरली इक्वल्स टू थीटा आप ले सकते हो। तो जो इंटरफियरेंस में ब्राइट बैंड की कंडीशन थी वो यहाँ पे डार्क बैंड की कंडीशन बनती है, मतलब पाथ डिफरेंस को लेके। और जो इंटरफियरेंस में डार्क बैंड की कंडीशन थी, पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दो? डार्क बैंड से कर दो। समझ गए? ऐसा उल्टा क्यों होता सर? वो प्रूफ है बेटा, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ। आप बस इतना याद रखो, यहाँ पे कंडीशन याद रखो, हम लोग प्रूफ में नहीं जा रहे। मतलब जो इंटरफेरेंस पे सीधा होता है यहाँ पे उल्टा हो जाता वो। हाँ, बस इतना ध्यान रख ले। जो इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस के लिए अपन क्या लिखते थे? डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा लिखते थे और डिस्ट्रक्टिवली 2n+1 लैम्डा बाई 2 लिखते थे। तो यहाँ पे उल्टा करना, बस इतना ध्यान रखो। वो प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे जरूरत नहीं हम लोगों को प्रूफ करने की, है ना? ठीक है। यस। यस सर। क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट इस पे? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए? यस सर। तो अब इसको मैं सिस्टमैटिक थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि हम लोग अब सेंट्रल राइट बैंड की विड्थ हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ गई यहाँ पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। देखो, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, ये स्लिट है यहाँ पे और स्लिट विड्थ है a। ये हो गया स्क्रीन, ये स्क्रीन सेंटर। तो यहाँ पे तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? ये सेंट्रल राइट बैंड है। ये वाला कौन सा यहाँ पे?
ये कौन सा बैंड है? फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क बैंड, ये थर्ड डार्क बैंड यहाँ पे बनेगा। समझ गए ना? ये अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट डार्क बैंड, ये सेकंड डार्क बैंड, ये थर्ड डार्क बैंड। और ब्राइट बैंड देखोगे, सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ पे कौन सा आएगा? फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये सेकंड ब्राइट बैंड, यहाँ पे ये फर्स्ट ब्राइट बैंड, ये सेकंड ब्राइट बैंड। समझ गए ना? इनकी पोजीशंस अगर हम लोग देखें तो यहां से ये जो एंगल बनता है ये, ठीक है, ये वाला एंगल कितना आएगा? θ1 इज नियरली, या sin θ1, या नियरली θ1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a आएगा। क्योंकि डार्क बैंड के लिए क्या आ रही है कंडीशन हमारे पास में? sin θn नियरली θn इज इक्वल टू n लैम्डा a, और ब्राइट बैंड की जो एंगुलर पोजीशन आ रही है वो sin θn नियरली θn इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2a। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ये अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पे sin θ1 नियरली θ1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a हो जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की जो विड्थ है, ये भी इधर भी थीटा और ऊपर भी थीटा, और यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने एक लेंस लगा दिया है, ये डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ के बराबर है। तो ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है ना, इसकी विड्थ किसके बराबर? यहाँ पे टोटल 2 एंगल बन रहा है, और एंगल की डेफिनेशन में क्या पढ़े हमने? आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो आर्क यहाँ पे दिख रही है ये एक्स है, तो ध्यान देना 2 थीटा इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय d, सो x इज इक्वल्स टू d इंटू 2 थीटा, या d इंटू 2 टाइम्स लैम्डा बाई a, बराबर है। ये इसकी लीनियर विड्थ है, तो d इंटू 2 लैम्डा बाई a ये लीनियर विड्थ हो गई, और टोटल एंगुलर विड्थ किसके बराबर हो गई? इसकी सेंट्रल ब्राइट बैंड की एंगुलर विड्थ किसके बराबर हो गई? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितनी है एंगुलर विड्थ? एंगुलर विड्थ इज 2 थीटा या फिर 2 लैम्डा अपॉन a के बराबर। समझ गए? यस सर। हाँ, 2 टाइम्स लैम्डा बाई a, ये एंगुलर विड्थ है सेंट्रल ब्राइट बैंड की। और लीनियर विड्थ के लिए एंगुलर विड्थ क्यों बोला है इसको? क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है ना ऐसा, ये एंगुलर विड्थ हो गई, जैसे यहां से ऐसे सेंट्रल ब्राइट बैंड की एंगुलर विड्थ। और लीनियर विड्थ मतलब ये वाली हो गई। तो लीनियर विड्थ के लिए एंगुलर विड्थ में कितने का मल्टीप्लाई कर दो? यहां से यहां तक के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, स्लिट से लेके स्क्रीन तक का। समझ गए? एंड दैट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। एंगुलर विड्थ और वो जो आपने बताया लीनियर विड्थ, वो एक बार बताओ सर डबल। लीनियर विड्थ मतलब बेटा ये वाला डिस्टेंस x, ये लीनियर विड्थ है। समझ गए? और एंगुलर कौन सा रहेगा सर? एंगल तो यहां से बन रहा है ये वाला, ये एंगुलर विड्थ है। ठीक है, समझ गए? यस सर, मतलब लीनियर में d इंटू लगेगा और एंगुलर में सीधे मतलब d नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 5, और 5 मतलब किसके बराबर? यहाँ पे 2 थीटा के बराबर है। 2 थीटा मतलब θ1 फर्स्ट डार्क बैंड की पोजीशन, और इधर पे फर्स्ट डार्क बैंड की पोजीशन, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 2 थीटा एंगल बन जाएगा। समझ गए? यस सर। इसके बराबर आ रहा है लैम्डा बाई a, तो 2 लैम्डा बाई a इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। अभी समझ गए? यस सर। कोई डाउट इस पे? नो सर। अब सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं इसमें कि भाई इतनी वेवलेंथ है, ये स्लिट की विड्थ इतनी है, सेंट्रल ब्राइट बैंड की एंगुलर विड्थ कितनी, तो डायरेक्ट 2 लैम्डा बाई लीनियर विड्थ है, ये डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना है। समझ गए ना? तो न्यूमेरिकल सीधे सीधे वैल्यू पुट करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यस सर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमें सीटी में, ज्यादा कुछ आड़े तिरछे नहीं होते, सीधे सीधे रहते हैं ऐसे। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट अभी? नो सर। पक्का? यस सर।